वैध अवैध संबंध का मतलब क्या होता है मैम? स्टाफ रूम की दूसरी टेबल से आया पहला सवाल। मालिनी ने पलटकर देखा, हाथ में पेन फंसाए हुए समीर सर उसकी ओर एकटक देख रहे थे। वैध संबंध मतलब ऐसे ही किसी के साथ बिना शादी, मालिनी ने अटक कर बताया। समीर सर उठकर उसकी टेबल तक आ गए थे। कुर्सी खींचकर वहां बैठने के बजाय कुर्सी पर हाथ टिकाए खड़े थे। शादी के बाद बने संबंध वैध होते हैं, ऐसा कह रही हैं आप? चाहे उनमें प्यार हो ना हो। समझ लीजिए सर, यही स्कूल के नियम कानून से बंधे एक दूसरे को सर मैम कहते दोनों टीचर अपनी बात खुलकर रख नहीं पा रहे थे। आखिर समीर ने झिझक का पर्दा उठा दिया। मेरे हिसाब से तो वो हर संबंध अवैध है जिसमें दो लोग पास तो हैं लेकिन साथ ना होकर। पूरा स्टाफ रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया था। कहने को तो बस 7-8 लोग ही थे उस समय, जिसमें से सिर्फ मालिनी ने इस बात पर तालियां नहीं बजाई थी। एक्सक्यूज मी कहते हुए मालिनी वहां से उठ खड़ी हुई थी। पीछे सुनाई पड़ती तालियां मालिनी की हार पर समीर को मिलने वाली शाबाशी की तरह सुनाई दे रही थी। दिसंबर 3 हफ्ते पार कर चुका था। चौथा हफ्ता विंटर वेकेशन लेकर आया था और लगभग पूरा बोर्डिंग स्कूल खाली करवा चुका था। बच्चे घर जा चुके थे। बस कुल जमा 8 रेजिडेंशियल टीचर्स थे जो बाकी बचे हुए दिन साथ बिताने वाले थे। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज का बीता हुआ। नहीं, आज की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। अपने क्वार्टर्स में आते ही मालिनी ने सिर हिलाकर आज के दिन की, आज सुबह की बहस की उपस्थिति नकारनी चाहिए थी। क्या चुभा था सुबह वाली बहस में? उसकी बात समीर सर से काट दी थी ये, या फिर अपनी थ्योरी सुनाते समय किसी तरह, जिस तरह समीर सर ने उसको देखा था वो, या फिर वो यादें ज़्यादा नुकीली होकर चुभी थी जो इस थ्योरी के साथ ही जहन में ताज़ा हो गई थी। पति की वो शिकायत जो हर दिन सुनाई देती थी, मालिनी तुम बोरिंग हो यार, तुम्हारा कभी भी मन नहीं करता, हमेशा मैं ही पहल करूं, ऐसा क्यों है? मूवीज़ में देखो ना कैसे सीड्यूस करती है हस्बैंड कि बेचारा ऑफिस से आते ही बेचैन हो जाता है। आशीष की ऐसी बातें कभी कभी नहीं अक्सर घर में गूंजती रहती थी। मूवीज़ की बात मत करो आशीष, मूवीज़ में तो पति प्यार भी करता है और बहुत, तुम तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। मालिनी के ऐसे जवाब भी घर की आबो हवा में फैले रहते। आशीष बाहें फैलाकर सरेंडर कर देता। कम ऑन यार, वाइफ हस्बैंड में यही तो होता है प्यार। आओ ना प्लीज़। इस निमंत्रण को स्वीकारने के कई कारण मालिनी के पास होते। कभी लगता शादी इसी का तो नाम है, कभी लगता शायद इसी तरह पास पास होना ही एक दिन साथ में भी हो जाएंगे। गलती मालिनी की ही थी। रात की नज़दीकी, सुबह तक भला कैसे टिकती? सुबह तक तो रात खुद भी टिक नहीं पाती। तुम पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ औरत हो, पता है दिमाग कहाँ है? अब मैं समझूं, टेंशन होने पर तुम घुटने में दवा क्यों लगाती हो? सुबह होते ही आता ऐसा एक घटिया डायलॉग और रात होते ही फिर वही प्यार मनोहार। मालिनी को अब जाकर समझ आया था रात के काले और दिन के उजाले होने का मतलब। दिन में सब कुछ साफ था, असली रात में सब कुछ ढका हुआ स्याह नकली। एक स्कूल टीचर की वैकेंसी है, सोच रही हूँ अप्लाई कर दूँ। एक दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर मालिनी ने जूस का ग्लास थमाते हुए डरते हुए कहा था। आशीष ने बिना कोई खास रिएक्शन दिए हुए कहा था, मत सोचो, बेबी प्लान करते हैं, घर में सब पूछ रहे हैं। मालिनी कट कर रह गई थी। इतना नाटक किस लिए? घर में झूठ बोलते रहो, लेकिन अपनी पत्नी से भी नाटक। बेबी के बारे में सोचते हुए 1 साल हो गया। मालिनी की सारी रिपोर्ट्स ठीक आई। आशीष ने टेस्ट करवाए ही नहीं। क्यों नहीं करवाए? तुमने घर में बताया नहीं कि हम लोग काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे हैं? क्या बताता कि तुम बच्चा नहीं कर पा रही हो? मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरी तो सारी रिपोर्ट्स सही आई है। तुमने तो टेस्ट तक नहीं करवाया। मेरे टेस्ट करवाने से क्या होगा? प्रॉब्लम तुम में है। जिस तरह बिना मन के तुम इस प्रोसेस की तरह सब निपटाती हो, वैसे नहीं होंगे बच्चे। लाश की तरह पड़ी रहती हो बेड पर। आशीष ने जूस की ग्लास वही जमीन पर दे मारी थी। कांच की खींचे कहाँ कहाँ नहीं फैली, जमीन पर, पायदान पर,
चप्पल पर, रिश्ते पर, मन पर। उसके बाद आए दिन कुछ न कुछ टूटा, कभी कप, कभी प्लेट, कभी टीवी रिमोट, कभी मोबाइल फ़ोन। फिर एक दिन मालिनी का हाथ, पापा मुझे आकर ले जाइए। मालिनी ने 100 नंबर मिलाने के बजाय मायके का नंबर मिला दिया। यह गलती उसकी उस दिन हुई थी जिसका एहसास 1 हफ्ते बाद हुआ था। पापा ने मायके की भीड़ भाड़ से बचते हुए छत पर ले जाकर मालिनी को समझाया था, बेटा आशीष का फ़ोन आया था, वो बहुत शर्मिंदा है, कल लेने आ रहा है, खुश होकर जाओ अपने घर। मालिनी ने एक नज़र अपने टूटे हाथ पर लगे प्लास्टर की ओर देखा था, दूसरी नज़र से पापा की आंखों में फैली बेबसी को। अपने घर जाऊंगी पापा, जल्दी जाऊंगी। एक बोर्डिंग स्कूल में रेजिडेंशियल टीचर के लिए अप्लाई किया था, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिया है, इंटरव्यू भी हो जाएगा। पापा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था, शायद कहा भी था। मालिनी तुरंत सीढ़ियों की ओर बढ़ आई थी। एक के बाद एक सारे मकान छूट रहे थे, वो सब जो पहले घर लगते थे। फिर वहाँ बोर्डिंग स्कूल आते ही जो क्वार्टर्स मिला, वो ही वही महीने में घर लगा। आते ही पहला काम किया था आशीष को तलाक का नोटिस भिजवाना, और दूसरा काम किया था पापा को मैसेज करना, पापा आप चिंता मत कीजिएगा, आज मैं अपने घर आ गई हूँ। खुश होकर उस दिन के बाद से अतीत में घुसकर कभी नहीं झांका। वो अलग बात थी कि हर दिन बीता हुआ कोई पल आकर मन का दरवाज़ा खटखटाता जरूर रहा। मालिनी वो दस्तक अनसुनी करती रही, लेकिन आज हुई वो स्टाफ रूम में वाली घटना जैसे सारी खिड़कियां खोलकर बीते पलों को खींचकर भीतर ले आई थी। वही सब सोचते हुए शाम घिर आई थी। सारी लाइट्स बंद थी, सब कुछ काला घना काला। इसी बीच किसी ने दरवाज़ा भी खटखटाया। मालिनी चुपचाप उसी तरह बेड पर लेटी रही होगी। कोई टीचर मेस में चलकर चाय पीने के लिए बुलाने आई होगी। मालिनी ने फ़ोन भी साइलेंट कर दिया था, और फ़ोन भी तो मनमौजी है, जब चाहो कोई फ़ोन कर ले, तब बजता ही नहीं, और जब सन्नाटा ओढ़े लेटे रहो तब लगातार फ़ोन आते हैं। एक के बाद एक शाम की ठंडक रात तक पहुँचते पहुँचते दुगनी हो गई थी। मालिनी ने पैर से छूते हुए कंबल ओढ़ा, बेड पर था ही नहीं। किसी तरह उठकर बाहर कमरे तक आई, तब लगा कोई फिर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। हाँ शांता, बोलो मैडम, आपको सब बुला रहे हैं खाना खाने के लिए। शाम की चाय पर भी आप नहीं आई, मैं आई थी बुलाने खाना। इस समय मालिनी ने आंख मिचमिचाते हुए घड़ी देखी, 7:30। ये कब बज गया। तुम चलो मैं आती हूँ, बस 5 मिनट में। हुलिया ठीक करके मेस तक पहुँचते पहुँचते 8:45 हो ही गए थे। कुल तो लोग बचे थे वहाँ, प्रीति और गिरीश, जिसने बात करते समय प्रीति मैम और गिरीश सर कहना पड़ता था। वैसे ये रूल भी ठीक है इस बोर्डिंग स्कूल का, इस लिहाजा से तो जो बना रहता है। आइए मालिनी मैम, आपने तो हम लोगों को डरा ही दिया था। फ़ोन नहीं उठा रही थी, डोरबेल बंद थी। शांता कितनी बार बुलाने गई, इस बार दरवाज़ा नहीं खुलता तो पुलिस को बुला लेते, गिरीश ने चिढ़ाते हुए कहा। मालिनी चिढ़ ही गई, पुलिस को क्यों बुलाते आप गिरीश सर, अपने घर में आराम से सोना कोई क्राइम है क्या। सुधीर ने मुस्कुराते हुए कोने में इशारा किया। अरे मैं नहीं बुलाने वाला था, उधर देखिए उनकी हालत ख़राब हो रही थी, वही बार बार भेज रहे थे शांता को। गिरीश के इशारा करते ही प्रीति भी हंसने लगी थी। मालिनी ने मुड़कर देखा, कोने में बैठे समीर खाना खाते हुए झेप गए। मुझे लगा कि आपकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई कहीं, आपको ऐसा लगा तो डॉक्टर भेजने के लिए सोचते, पुलिस क्यों बुलाने वाले थे। मालिनी ने कड़वाहट शब्दों में लपेट कर फेंक दी थी। सुबह वाली बात अब तक ताज़ा थी। मालिनी और गिरीश के बीच भी, पूरे स्टाफ के बीच भी। गिरीश और प्रीति बहाने से उठ खड़े हुए थे। थाली लिए मालिनी को झक मारकर वहीं बैठना पड़ा था। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ मैम, समीर ने लगभग बैठते हुए पूछा था। मालिनी बिना उसकी ओर देखे चुपचाप खाती रही। कसैला मन खाने को बेस्वाद साबित कर चुका था। मालिनी मैम, आप सुबह वाली बात पर नाराज़ हैं नहीं,
अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। सर, फिर आपके चेहरे पर गुस्सा किस बात का लेकर है? मालिनी इस सवाल का जवाब देते हुए रुक गई। क्या नहीं असली वजह ये कि बिन बुलाए मेहमान की तरह वो उस बोल्ड चर्चा में कूद पड़े थे, या फिर उनका जवाब मालिनी का अतीत कुरेद कर घाव को फिर से मवाद से भर गया था, या फिर उसने तीसरा कारण भी था, शायद वही कि असली वजह जो भी हो उन दोनों के बीच मौजूद थी। मालिनी एक अजीब सा खिंचाव महसूस करती थी। समीर को देखना, उससे बातें करना, सब कुछ एक उजड़े पेड़ पर नई पत्तियों के आने जैसा लगता था। समीर उसका ध्यान कुछ इस तरह रखते जैसे उसके मन पर लिखा फ्रेजाइल उनको दिखता रहता। फिर उस स्टूडेंट का साइड केस मालिनी के साथ हर कदम पर खड़े समीर को सबने देखा था। रिश्ता कीमती था, लेकिन कुछ और भी था जो मालिनी को बर्दाश्त ही नहीं हो पाता था। समीर का जब तक मालिनी की सुंदरता को लेकर टिप्पणी करता, अक्सर ऊपर से नीचे तक घूरते रहना और कभी कभी आंख में अजीब से लाल डोरे लिए मालिनी की आंखों में देखना। मालिनी इतनी असहज हो उठती थी जैसे सबके सामने उसने कपड़े उतार दिए हो। एक्सक्यूज़ मी कहकर मालिनी अपनी प्लेट लेकर उठ खड़ी हुई। आपने नाराज़ होने की वजह नहीं बताई। मालिनी मैम, उस खाली मेस में समीर की आवाज़ गूंज गई। महिला ने झूठ बोलने के लिए वजह नंबर 1 चुनी। हम टीचर्स अपनी बातों में उस समय किसी और को शामिल नहीं करना चाह रहे थे, खासकर किसी मेल टीचर को। आपका अचानक बोल पड़ना अच्छा नहीं लगा। उनको एक वजह थमाकर मालिनी तुरंत अपने क्वार्टर्स वापस आ गई थी। उसको समीर की आंखें चुभती रही। अपनी पीठ पर मेज से बाहर निकलते हुए भी, घर आकर बिस्तर पर लेटते हुए भी मालिनी ने अपने मन को टटोला। रुकना चाहिए था ना, थोड़ी देर और वही मेज में कोई नहीं था, थोड़ी देर और साथ वक्त बीतता, लेकिन क्या पता फिर वही सब शुरू हो जाता। समीर की वही बातें शुरू हो जाती जिन बातों से बेहद खुलापन था। हालांकि ये शब्द किसी और टीचर ने उनको दिया था। मालिनी ने उसको किसी तरह से परिभाषित किया था। समीर सर कितनी घटिया बातें करते हैं। मालिनी को बिस्तर पर लेटते ही उसकी बातें याद आने ही लगती थी। सर्दियां शुरू होते ही क्या बोलते, ये बेस्ट मौसम है, आगे गले लग जा टाइप। इससे मजाक पर कुछ टीचर्स ठहाका मारकर हंस पड़े थे, कुछ झेपते हुए मुस्कुरा दिए थे। मालिनी इन दोनों श्रेणियों में ही नहीं थी और उसको इस तरह की बात पर हंसी कैसे आती जिस बात पर उसने जीवन में टूटन आनी शुरू हुई थी। उसके पति की सारी शिकायतें यही से शुरू हुई थी। कोई इंस्टेंट नहीं, तुमको कितनी बोरिंग हो, कोई तमीज़ नहीं है, कैसे कब क्या करना, बेवकूफ़ औरत। बात बिस्तर से शुरू होकर दिमाग तक जाती थी। कभी अक्ल नापी नहीं जाती थी, कभी शक्ल में कमी बताई जाती थी। हर बात की जड़ में यही सवाल था कि हर लड़ाई का यही एक कारण था। तुमको ये सब अच्छा नहीं लगता क्या? मालिनी ने हर कोशिश की, हर उपाय, टोटका, नुस्खा सब कुछ अपनाया। फलाना बाबा की जड़ी बूटी से लेकर दीदी के गिफ्ट दिए हुए पिंक गाउन तक सब कुछ आजमाया तो गया ही था, लेकिन बात बनी नहीं। मालिनी एक बार फिर बेचैन होने लगी थी। हर आदमी ही एक ही कसौटी पर तौलना जानता है क्या? पति ने तो बीमार तक कह दिया था, अपनी बेटी को कुछ प्रॉब्लम है, दिखाइए कहीं, शादी लायक नहीं थी, ये इलाज करवाइए। बस वही बात जो अटकी तो फिर वहीं अटक कर रह गई थी। ठीक वही अटकी रही। मन के एक कोने में शारीरिक संबंधों के नाम से ही उलझन होने लगी उनको, लेकिन किसी भी मजाक से घिन आनी शुरू हो गई। और अगर कोई इन सब का हिमायती बन जाए तो फिर उस इंसान के चिढ़ होने लगी। इसी बीच स्कूल में आए इस नए टीचर से परिचित हुआ जिसको इस टॉपिक के अलावा किसी और बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। जब भी कोई ऐसी चर्चा छिड़ती, मालिनी के लिए एक एक पल काटना मुश्किल होने लगता था। इस सबसे बेखबर समीर की बातें उसी तरह चलती रहती थी और साथ चलते थे बाकी टीचर्स के ठहाके। जो पति जैसे ही मॉर्निंग वॉक से वापस लौटा,
उसने देखा कि पत्नी तो किसी के साथ अपने ही किसी जोर पर खुश ही लोटपोट होते समीर सर को देखकर मालिनी बड़ी तेज खिसिया गई थी। अपना सामान स्टाफ रूम से उठाकर बाहर धूप में आकर काम करने लगी थी। आई एम फीलिंग ऑफेटेड, समीर ने बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा था। मालिनी ने चौंक कर देखा। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? आप अंदर आ रही थी, मुझे वहाँ देखकर आप बाहर आकर बैठ गईं। ऐसा कुछ नहीं है सर, मुझे धूप में बैठना अच्छा लगता है। मालिनी को लगा बात बढ़ाने से अच्छा है टालकर बात खत्म की जाए और यह बात कुर्सी उसके खाली करवाई जाए। समीर थोड़ा और डट कर बैठ गए थे। खुलकर बात करें मालिनी मैम, आपको यही साथ में काम करना है। इसी सुकून में लंबे समय तक मालिनी ने हाथ में फिर पेन लिया, टेबल पर रख दिया और एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चलता नहीं, मतलब आप समझ रहे होंगे। नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ। समीर ने जिस तरह मालिनी के चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए यह बात कही थी, मालिनी के लिए समझना थोड़ा और मुश्किल हो गया था। मतलब वो नॉनवेज जोक्स वही सब बातें कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। समीर ने एक पल ठहर कर कहा था। कोई खास वजह है क्या? मालिनी के कान पर तपकर लाल हो गए थे। नहीं, कोई वजह नहीं, बस पसंद नहीं। समीर ने कुर्सी से उठते हुए बारूद में तिली छुआ दी थी। ना पसंद होने की तो वजह ज़रूर होती है, ढूंढ कर रहिएगा, पूछूंगा फिर कभी। हर बीतते दिन के साथ आने वाला अगला दिन थोड़ा और छोटा होता जाता। रात लंबी होती गई, सर्दियां थोड़ी और रुखी होती गई, होठ खुरदुरे, नाक लाल और मन थोड़ा और बेस्वाद होता गया। समीर की निगाहें मालिनी के चेहरे पर पता नहीं क्या ढूंढती रहती। मालिनी वो सब कुछ छुपाती रहती जो ढूंढा गया, वो जो नहीं ढूंढा गया वो भी। ट्रूथ और डेयर उस रात खाना खाने के बाद समीर ने ही सुझाव दिया। सभी टीचर्स ने तालियां बजाकर सहमति जताई। मालिनी ने शॉल थोड़ा और कसकर लपेट लिया था। नहीं खेलूंगी, ये बच्चों वाला खेल है, समीर ने टेबल पर बोतल घुमाते हुए कहा। बिल्कुल सही, सच बोलना और हिम्मत दिखाना हर उम्र के लिए चैलेंज है। घूमती बोतल बारी बारी सबके सामने रुकी। प्रीति ने अपने बचपन का कोई राज बताया। मालिनी ने ढेर सारी हरी मिर्च खाकर अपनी हिम्मत साबित की। समीर के आगे बोतल रुकते ही गिरीश ने चिल्लाकर कहा, मैं पूछूंगा, बताइए समीर सर, ट्रूथ या सच का साथ दूंगा भाई, पूछो सवाल। समीर ने हंसते हुए सबकी ओर देखा। गिरीश ने आंखें नीचे नचाते हुए पूछ लिया, सेक्सुअल फैंटेसी बताइए सर, क्या सोचते हैं? सारी टीचर्स ने आंख फाड़कर गिरीश को देखा था। मालिनी के पूरे शरीर में झुरझुरी फैल गई थी। कितना बेहुदा सवाल था, पूछा भी किससे गया था? सवाल से भी ज़्यादा बेहुदा जवाब आएगा। समीर ने आंखें बंद करके कुर्सी पर सिर टिका लिया था। मालिनी की हथेलियाँ पसीज गई थी। कुछ बहुत खराब सुनाई देने वाला था शायद। फैंटेसी, यही कि सामने बोनफायर हो, बगल में बियर की बॉटल हो और उसकी बाहों में रात बीते, जिससे मुझे बेहद मोहब्बत हो। समीर ने आंखें खोलकर सबको देखा था। सब जैसे एक ट्रस्ट में चुपचाप। किसी तरह वो गेम्स खत्म हुआ था, लेकिन आपस क्वार्टर्स की तरह आते हुए पता चला कि कुछ बाकी रह गया था। मालिनी सीढ़ियों के पास वाले झुरमुट से समीर का आवाज़ आई थी, जैसे छुपकर खड़ा हो। ताला खोलते हुए मालिनी ने हाथ रुक गए। आप यहाँ चाय पिला देंगी? मेस में सब सो गए होंगे, मेरे पास चाय पत्ती नहीं है। 2-3 बेमतलब से बहाने लिए समीर सर रात के 10 बजे चाय सिर्फ पीने नहीं आए थे, लेकिन मालिनी चाहकर भी नहीं टाल पाई। अंदर आते वक्त पहला सवाल ये आया, मेरे इस तरह यहाँ आने से कंफर्टेबल हो? मालिनी ने भी खुलकर बोलना बेहतर समझा था। आप सचमुच चाय पीने आए हैं? नहीं, वो वजह जानने आया हूँ जो तुमसे उस दिन पूछी थी। बताओगी नहीं मुझसे? समीर की गहरी आंखों का मालिनी के चेहरे पर कुछ ढूंढना और सीधे तुम पर आकर साधिकार है सवाल पूछ लेना। मालिनी की आंखें भर आई थी। डिवोर्स का यही रीज़न था। मैं वहाँ मतलब फिजिकल बहुत
इन्वॉल्व नहीं थी। जमीन पर रखे पायदान को देखते हुए मालिनी किसी तरह इतना ही बोल पाई थी। समीर की आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से आती हुई सुनाई दी। तो इस बात के लिए अपने को गिल्टी मानती हो? पता नहीं, शायद हाँ। मेरे ऊपर सारे ब्लेम डाले गए थे। नॉर्मल नहीं हूँ, बीमार हूँ। मालिनी की दोनों आंखों से निकलते आंसू गाल भिगोने लगे थे। समीर के आगे स्टाफ रूम वाली बात कौंध गई थी, इसलिए मेरी बात इतनी खराब लगी थी। अवैध संबंध बिना प्यार वाली बात। समीर ने अपना रुमाल आगे बढ़ाते हुए पूछा था। मालिनी ने हामी भर दी थी। तुम रो लो, ज़रूरी है मन की बात बाहर निकल जाए तो गिल्ट भी बाहर निकाल देना। तुम नॉर्मल हो, शायद उस रिश्ते में प्यार था ही नहीं, तभी तुम पूरी तरह जुड़ नहीं पाई। बीमार तुम नहीं, वो रिश्ता बीमार था। वो रात मालिनी ने अकेले नहीं बिताई। समीर चले गए थे, महक अभी कमरे में थी, उसके रुमाल में बसी हुई। मालिनी ने रुमाल की महक कितनी ही बार महसूस की, रात में भी, सुबह भी, और फिर तकिए में मुंह घुसाकर बहुत देर तक हंसी थी। उसके बाद से अक्सर हंसने लगी थी। पिछला काफ़ी कुछ मैला धुल होने वाला था, कुछ अभी भी स्याह था। सब लोग मिलते हैं थोड़ी देर में, न्यू ईयर का वेलकम वन फायर और म्यूजिक के साथ करते हैं। समीर का आइडिया किसी और को पसंद नहीं आया था। 21 दिसंबर की शाम थी। इस बाहर जाने का प्लान बना चुके थे। बस मालिनी ने आसमान देखते हुए कहा था, गुड आइडिया, लेकिन कहाँ बैठेंगे? इतनी ठंड होती है रात में, ओस गिरती है। मेरे ही घर में बैठते हैं, बाहर बरामदे में टीन शेड है, ओस नहीं गिरेगी। उसके ऊपर मालिनी की आंखों में झांक कर कही गई यह बात सिर्फ ओस के लिए नहीं थी, अवसाद के लिए भी थी। सब कुछ तो ढक लिया था समीर ने, कुछ भी तो नहीं छू पाता था। अब मालिनी को न अतीत की ठंडी हवा, न ही मन की किसी ग्रंथि से उभरी टीस। मालिनी और समीर ने मिलकर तैयारी की, खाना मंगाया। आग में आलू धोसे थोड़ी ही देर में लपटें ऊंची हो गई थी। आग तपती मालिनी का चेहरा हर बीतते पल के साथ और लाल होता जा रहा था। कुछ उड़ते अंगारे उसकी ओर बढ़ रहे थे। धुआं भी। मालिनी, इधर आकर बैठ जाओ, हवा इस तरफ है, तुम्हारी आंखों में धुआं जा रहा है। समीर ने पनीली आंखों से देखकर धुएं को दोषी माना, लेकिन बाद में पता चला वो कुछ और था। तुम रो रही हो। आशीष की एक बात याद आ गई। उसने मेरे पापा से कहा था कि मुझे किसी डॉक्टर को दिखाए। मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ फील नहीं होता। मैं कभी पहल नहीं कर पाई, कभी फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो पाई। आज वो सब झूठ लग रहा है, बस आपकी बात सच लग रही है।